लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी इनकलाब पसंद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरी और सलीम की दोस्ती को 5 साल का अरसा गुजर चुका है। उस जमाने में हमने एक ही स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, एक ही कॉलेज में दाखिल हुए और एक ही साथ एफए के इम्तिहान में शामिल होकर फेल हुए। फिर पुराना कॉलेज छोड़कर एक नए कॉलेज में दाखिल हुए। उस साल मैं तो पास हो गया, मगर सलीम सूए किस्मत से फिर फेल हो गया। सलीम की दोबारा नाकामयाबी से लोग ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि वो आवारा मिजाज और नालायक है। ये बिल्कुल इफ्तरा है। सलीम का बगली दोस्त होने की हैसियत से मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि सलीम का दिमाग बहुत रोशन है। अगर वो कॉलेज की पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो देता तो कोई वजह न थी कि वो सूबा भर में अव्वल न रहता। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि उसने पढ़ाई की तरफ क्यों तवज्जो न दी। जहां तक मेरा ज़ेहन काम देता है, मुझे उसकी तमाम तर वजह है। वो ख्यालात मालूम होते हैं जो एक अरसे से उसके दिलो दिमाग पर आहिस्ता आहिस्ता छा रहे थे। 10वीं जमात और कॉलेज में दाखिला होते वक्त सलीम का दिमाग उन तमाम उलझनों से आज़ाद था जिन्होंने उसे उन दिनों पागल खाने की 4 दीवारी में कैद कर रखा था। अय्याम कॉलेज में वो दीगर तलबा की तरह खेल कूद में हिस्सा लिया करता था। सब लड़कों में हर दिल अजीज था, मगर यकायक उसके वालिद की नागहानी मौत ने उसके मुतबस्सिम चेहरे पर गम की नकाब ओढ़ा दी। अब खेल कूद की जगह गौर व फिक्र ने ले ली। वो क्या ख्यालात थे जो सलीम के मुस्तरिब दिमाग में पैदा हुए थे, ये मुझे मालूम नहीं। सलीम की नफ्सियात का मुताला करना बहुत अहम काम है। इसके अलावा वो खुद अपनी दिली आवाज से नाआशना था। उसने कई मर्तबा गुफ्तगू करते वक्त यूं ही सैर करते हुए अचानक मेरा बाजू पकड़कर कहा है, अब्बास जी चाहता है कि। हाँ हाँ, क्या जी चाहता है? मैंने उसकी तरफ तमाम तवज्जो मबजूल करके पूछा है, मगर मेरे इस इस्तिफसार पर उसके चेहरे की गैर मामूली तब्दीली और गले में सांस के तसादुम ने साफ तौर पर जाहिर किया कि वो अपने दिली मुद्दा को खुद न पहचानते हुए अल्फाज में साफ तौर पर जाहिर नहीं कर सकता। वो शख्स जो अपने एहसासात को किसी शक्ल में पेश करके दूसरे ज़ेहन पर मुंतकिल कर सकता है, वो दरअसल अपने दिल का बोझ हल्का करने की कुदरत का मालिक है। और वो शख्स जो महसूस करता है मगर अपने एहसास को खुदा आप अच्छी तरह नहीं समझता और फिर इस इज़्तिराब को बयान करने की कुदरत नहीं रखता, उस शख्स के मुतरादिफ है जो अपने हलक में ठुसी हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो मगर वो गले से नीचे उतरती चली जा रही हो। ये एक ज़हनी अजाब है जिसकी तफसील लफ्जों में नहीं आ सकती। सलीम शुरू ही से अपनी आवाज से नाआशना रहा है, और होता भी क्यों कर, जब उसके सीने में ख्यालात का एक हुजूम छाया रहता था। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि वो बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ है और कमरे में चक्कर लगाकर लंबे लंबे सांस भरने शुरू कर दिए। गालिबन वो अपने अंदरूनी इंतशार से तंग आकर उन ख्यालात को जो उसके सीने में भाप के मानिंद चक्कर लगा रहे होते, सांसों के जरिए बाहर निकालने का कोशा हुआ करता था। इस्तिराब के इन्हीं तकलीफ दे लम्हात में उसने अक्सर औक़ात मुझसे मुखातिब होकर कहा, अब्बास, ये खाकी कश्ती किसी रोज तुंद मौजों की ताब न लाकर चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो जाएगी। मुझे अंदेशा है कि। वो अपने अंदेशे को पूरी तरह बयान नहीं कर सकता था। सलीम किसी मुतवक्के हादिसे का मुंतज़िर जरूर था, मगर उसे ये मालूम न था कि वो हादिसा किस शक्ल में पर्दा ज़हूर पर नमूदार होगा। उसकी निगाहें एक अरसे से धुंधले ख्यालात की सूरत में एक मौहूम साया देख रही थीं जो उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मगर वो ये नहीं बता सकता था कि इस तारीक शक्ल के पर्दे में क्या निहा है। मैंने सलीम की नफ्सियात समझने की बहुत कोशिश की है, मगर मुझे उसकी मुनक़लिब आदात के होते हुए कभी मालूम नहीं हो सका कि वो किन गहराइयों में गोताज़न है और वो इस दुनिया में रहकर अपने मुस्तक़बिल के लिए क्या करना चाहता है, जबकि अपने वालिद की इंतकाल के बाद वो हर किस्म के सरमाए से महरूम कर दिया गया था। मैं एक अरसे से सलीम को मुनक़लिब होते देख रहा था। उसकी आदात दिन ब दिन बदल रही थीं। कल का खिलंदरा लड़का, मेरा हम जमात, एक मुफक्किर में तब्दील हो रहा था।
ये तब्दीली मेरे लिए सख्त बाइस हैरत थी। कुछ अरसे से सलीम की तबीयत पर एक गैर मामूली सुकून छा गया था। जब देखो अपने घर में खामोश बैठा हुआ है और अपने भारी सर को घुटनों में थामे कुछ सोच रहा है। वो क्या सोच रहा होता, ये मेरी तरह खुद उसे भी मालूम न था। उन लम्हात में मैंने उसे अक्सर औकात अपनी गर्म आंखों पर दवात का आहनी ढकना या गिलास का बैरूनी हिस्सा फेरते देखा है। शायद वो इस अमल से अपनी आंखों की हरारत कम करना चाहता था। सलीम ने कॉलेज छोड़ते ही गैर मुल्की मुसन्निफों की भारी भरकम तसानीफ का मुताला शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में मुझे उसकी मेज पर एक किताब नजर आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस अलमारी में जिसमें वो शतरंज, ताश और इसी किस्म की दीगर खेले रखा करता था, किताबें ही किताबें नजर आने लगीं। इसके अलावा वो कई कई दिनों तक घर से कहीं बाहर चला जाया करता था। जहां तक मेरा ख्याल है, सलीम की तबीयत का गैर मामूली सुकून इन किताबों के अनथक मुताला का नतीजा था जो उसने बड़े करीने से अलमारी में सजा रखी थीं। सलीम का अजीज तरीन दोस्त होने की हैसियत से मैं उसकी तबीयत के गैर मामूली सुकून से सख्त परेशान था। मुझे अंदेशा था कि ये सुकून किसी वहशत खेज तूफान का पेश खैमा है। इसके अलावा मुझे सलीम की सेहत का भी ख्याल था। वो पहले ही बहुत कमज़ोर जुस्से का वाक़ा हुआ था। इस पर उसने ख्वाह मख्वाह अपने आप को खुदा मालूम किन किन उलझनों में फंसा लिया था। सलीम की उम्र बमुश्किल 20 साल की होगी, मगर उसकी आंखों के नीचे शब बेदारी की वजह से स्याह हल्के पड़ गए थे। पेशानी जो इससे कब्ल बिल्कुल हमवार थी, अब उस पर कई शिकन पड़े रहते थे जो उसकी ज़हनी परेशानी को जाहिर करते थे। चेहरा जो कुछ अरसा पहले शगुफ्ता हुआ करता था, अब उस पर नाक और लब के दरमियानी गहरी लकीरें पड़ गई थीं, जिन्होंने सलीम को कब्ल अज वक्त मुअम्मर बना दिया था। इस गैर मामूली तब्दीली को मैंने अपनी आंखों के सामने वक़ूअ पजीर होते देखा है, जो मुझे एक शोबदे से कम मालूम नहीं होती। ये क्या तअज्जुब की बात है कि मेरी उम्र का लड़का मेरी नज़रों के सामने बूढ़ा हो जाए। सलीम पागल खाने में है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके ये मानी नहीं हो सकते कि वो सड़ी और दीवाना है। उसे गालिबन इस बिना पर पागल खाने भेजा गया है कि वो बाजारों में बुलंद बाग तकरीरें करता है, राह गुजरों को पकड़ पकड़ कर उन्हें जिंदगी के मुश्किल मसाइल बताकर जवाब तलब करता है, और उम्रा के हरीर पोश बच्चों का लिबास उतार कर नंगे बच्चों को पहना देता है। मुमकिन है ये हरकत डॉक्टरों के नज़दीक दीवानगी की अलामतें हों, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सलीम पागल नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्होंने उसे अमन अम्मा में खलल डालने वाला तसव्वुर करते हुए आहनी सलाखों के पिंजरे में कैद कर दिया है, किसी दीवाने हैवान से कम नहीं है। अगर वो अपनी गैर मरबूत तकदीर के जरिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है, तो क्या उनका फर्ज नहीं कि वो उसके हर लफ्ज को गौर से सुने? अगर वो राह गुजारों के साथ फ़लसफ़ा-ए हयात पर तबादला ख़यालात करना चाहता है, तो क्या इसके ये मानी लिए जाएंगे कि उसका वजूद मजलिस दायरे के लिए नुकसानदेह है? क्या जिंदगी के हकीकी मानी से बाखबर होना हर इंसान का फ़र्ज नहीं है? अगर वो मुतमव्विल अशखास के बच्चों का लिबास उतार कर गुरबा के ब्रहना बच्चों का तन ढांपना चाहता है, तो क्या ये अमल उन अफराद को उनके फ़राइज़ से आगाह नहीं करता जो फलकबोस इमारतों में दूसरे लोगों के बलबूते पर आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या नंगों की सतरपोशी करना ऐसा फ़ेल है कि इसे दीवानगी पर महमूल किया जाए? सलीम हरगिज़ पागल नहीं है, मगर मुझे ये तस्लीम है कि उसके अफकार ने उसे बेखुद ज़रूर बना रखा है। दरअसल वो दुनिया को कुछ पैगाम देना चाहता है, मगर दे नहीं सकता। एक कमसिन बच्चे की तरह वो तुतला तुतला कर अपने कल्बी एहसासात बयान करना चाहता है, मगर अल्फाज उसकी ज़बान पर आते ही बिखर जाते हैं। वो इससे कब्ल ज़हनी अजियत में मुबतला है, मगर अब उसे और अजियत में डाल दिया गया है। वो पहले ही से अपने अफकार की उलझनों में गिरफ्तार है और अब उसे जिंदानुमा कोठड़ी में कैद कर दिया गया है। क्या ये जुल्म नहीं है? मैंने आज तक सलीम की कोई भी ऐसी हरकत नहीं देखी जिससे मैं ये नतीजा निकाल सकूं कि वो दीवाना है। हाँ, अलबत्ता कुछ अरसे से मैं उसके ज़हनी इनकलाबात का मुशाहिदा ज़रूर करता रहा हूं। शुरू शुरू में जब मैंने उसके कमरे के तमाम फर्नीचर को अपनी अपनी जगह से हटा हुआ पाया, तो मैंने इस तब्दीली की तरफ खास तवज्जो न दी।
दरअसल मैंने उस वक्त जो ख्याल किया कि शायद सलीम ने फर्नीचर की मौजूदा जगह को ज्यादा मौजूद ख्याल किया है, और हकीकत तो यह है कि मेरी नज़रों को जो कुर्सियों और मेज़ों को कई सालों से एक जगह देखने को आदी थीं, वो गैर मुतवक्के तब्दीली बहुत भली मालूम हुई। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद जब मैं कॉलेज से फारिग होकर सलीम के कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि फिल्मी मुमसिलों की दो तस्वीर जो एक अरसे से कमरे की दीवारों पर आवेज़ां थीं और जिन्हें मैंने और सलीम ने बड़ी मुश्किल के बाद फराहम किया था, बाहर टोकरी में फटी पड़ी हैं और उनकी जगह उन्हीं चौखटों में मुख्तलिफ मुसन्निफों की तस्वीरें लटक रही हैं। चूंकि मैं खुद उन तस्वीर का इतना मुश्ताक न था, इसलिए मुझे सलीम का ये इनकलाब बहुत पसंद आया। चुनांचे हम उस रोज़ देर तक उन तस्वीरों के मुतल्लिक गुफ्तगू भी करते रहे। जहां तक मुझे याद है, इस वाक़या के बाद सलीम के कमरे में 1 माह तक कोई ख़ास काबिल ज़िक्र तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, मगर इस अरसे के बाद मैंने एक रोज़ अचानक कमरे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा पाया, जिस पर सलीम ने कपड़ा बिछाकर किताबें चुन रखी थीं और आप करीब ही ज़मीन पर एक तकिया का सहारा लिए कुछ लिखने में मसरूफ़ था। मैं ये देखकर सख्त मुतज्जिब हुआ और कमरे में दाखिल होते ही सलीम से ये सवाल किया, क्यों मियाँ, इस तख्त के क्या मानी? सलीम, जैसा कि उसकी आदत थी, मुस्कुराया और कहने लगा, कुर्सियों पर रोजाना बैठते बैठते तबीयत उकता गई है, अब ये फर्श वाला सिलसिला ही रहेगा। बात माकूल थी। मैं चुप रहा। वाकई रोजाना एक ही चीज का इस्तेमाल करते करते तबीयत जरूर उचाट हो जाया करती है, मगर जब 15-20 रोज के बाद मैंने वो तख्तमा तकिए के गायब पाया तो मेरे ताज्जुब की कोई इंतहा न रही और मुझे शुबहा सा हुआ कि कहीं मेरा दोस्त वाकई खपती तो नहीं हो गया है। सलीम सख्त गर्म मिजाज वाक़ हुआ है। इसके अलावा उसके वज़नी अफकार ने उसे मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रखा था, इसलिए मैं उमूमन उससे ऐसे सवालात नहीं किया करता जो उसके दिमागी तवाज़ुन को दरहम बरहम कर दें या जिनसे वो ख्वाह खिंच जाए। फर्नीचर की तब्दीली, तस्वीरों का इनकलाब, तख्त की आमद और फिर उसका गायब हो जाना वाकई किसी हद तक ताज्जुब खेज जरूर हैं और वाजिब था कि मैं इन उमूर की वजह दरियाफ्त करता, मगर चूंकि मुझे सलीम को आजुर्दाए खातिर करना और उसके काम में दखल देना मंजूर न था, इसलिए मैं खामोश रहा। थोड़े अरसे के बाद सलीम के कमरे में हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई तब्दीली देखना मेरा मामूल हो गया। अगर आज कमरे में तख्त मौजूद है तो हफ्ते के बाद वहां से उठा दिया गया है। इसके 2 रोज बाद वो मेज जो कुछ अरसा पहले कमरे के दाएं तरफ पड़ी थी, रात में वहां से उठाकर दूसरी तरफ रख दी गई है। अंगीठी पर रखी हुई तस्वीर के जाविये बदले जा रहे हैं। कपड़े लटकाने की खूंटियां एक जगह से उखेड़कर दूसरी जगह पर जड़ दी गई हैं। कुर्सियों के रुख तब्दील किए गए हैं, गोया कमरे की हर शय एक किस्म की कवायद कराई जाती थी। एक रोज जब मैंने कमरे के तमाम फर्नीचर को मुखालिफ रुख में पाया तो मुझसे ना रहा गया और मैंने सलीम से दरियाफ्त कर ही लिया, सलीम, मैं एक अरसे से इस कमरे को गिरगिट की तरह रंग बदलता देख रहा हूं, आखिर बताओ तो सही, ये तुम्हारा कोई नया फलसफा है? तुम जानते नहीं हो मैं इनकलाब पसंद हूं, सलीम ने जवाब दिया। ये सुनकर मैं और भी मुतज्जिब हुआ। अगर सलीम ने ये अल्फाज अपनी हस्बे मामूल मुस्कुराहट के साथ कहे होते तो मैं यकीनी तौर पर यह ख्याल करता कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, मगर ये जवाब देते वक्त उसका चेहरा इस अमर का शाहिद था कि वो संजीदा है और मेरे सवाल का जवाब वो उन्हीं अल्फाज में देना चाहता है। लेकिन फिर भी मैं तजब्जुब की हालत में था। चुनांचे मैंने उससे कहा, मजाक कर रहे हो यार, तुम्हारी कसम बहुत बड़ा इनकलाब पसंद। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे याद है कि इसके बाद उसने ऐसी गुफ्तगू शुरू की थी, मगर हम दोनों किसी और मौजू पर इजहार ख्यालात करने लग गए थे। ये सलीम की आदत है कि वो बहुत सी बातों को दिलचस्प गुफ्तगू के पर्दे में छुपा लिया करता है। इन दिनों जब कभी मैं सलीम के जवाब पर गौर करता हूं, मुझे मालूम होता है कि सलीम दर हकीकत इनकलाब पसंद वाक़ हुआ है। इसके ये मानी नहीं कि वो किसी सल्तनत का तख्ता उलटने के दर पे है या वो दीगर इनकलाब पसंदों की तरह चौराहों में बम फेंक कर दहशत फैलाना चाहता है, बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है वो हर चीज में इनकलाब देखना चाहता है। यही वजह है कि उसकी नजरें अपने कमरे में पड़ी हुई अशिया को एक ही जगह पर न देख सकती थी।
मुमकिन है कि मेरा ये कियाफा किसी हद तक गलत हो, मगर मैं ये वसूक से कह सकता हूं कि उसकी जुस्तजू किसी ऐसे इनकलाब की तरफ रुजू करती है जिसके आसार उसके कमरे की रोजाना तब्दीलियों से जाहिर हैं। बादियुन नज़र में कमरे की अशिया को रोज उलट पलट करते रहना दीवानगी के मुतरादिफ है, लेकिन अगर सलीम की इन बेमानी हरकत का अमीक मुताला किया जाए तो ये अमर रोशन हो जाएगा कि उनके पसे पर्दा एक ऐसी कुव्वत काम कर रही थी जिससे वो खुद नाआशना था। इसी कुव्वत ने, जिसे मैं ज़हनी तअस्सुब का नाम देता हूं, सलीम के दिमाग में तलातुम बपा कर दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो इस तूफान की ताब न लाकर अज खुद रफ्ता हो गया और पागल खाने की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। पागल खाने जाने से कुछ रोज पहले सलीम मुझे अचानक शहर के एक होटल में चाय पीता हुआ मिला। मैं और वो दोनों एक छोटे से कमरे में बैठ गए, इसलिए कि मैं उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहता था। मैंने अपने बाजार के चंद दुकानदारों से सुना था कि अब सलीम होटलों में पागलों की तरह तकरीरें करता है। मैं ये चाहता था कि उससे फौरन मिलकर उसे इस किस्म की हरकत करने से मना कर दूं। इसके अलावा ये अंदेशा था कि शायद वो कहीं सचमुच मखबूतुल हवास न हो गया हो। चूंकि मैं उससे फौरन ही बात करना चाहता था, इसलिए मैंने होटल में गुफ्तगू करना मुनासिब समझा। कुर्सी पर बैठते वक्त मैं गौर से सलीम के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मुझे इस तरह घूरते देखकर सख्त मुतअज्जिब हुआ। वो कहने लगा, शायद मैं सलीम नहीं हूं। आवाज में किस कदर दर्द था, गो ये जुमला आपकी नजरों में बिल्कुल सादा मालूम हो, मगर खुदा गवाह है मेरी आंखें बेख्तियार नमनाक हो गईं। शायद मैं सलीम नहीं हूं, गोया वो हर वक्त इस बात का मुतवक्के था कि किसी रोज उसका बेहतरीन दोस्त भी उसे न पहचान सकेगा। शायद उसे मालूम था कि वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। मैंने जब्त से काम लिया और अपने आंसुओं को रूमाल में छुपाकर उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सलीम, मैंने सुना है कि तुमने मेरे लाहौर जाने के बाद यहां बाजारों में तकरीरें करनी शुरू कर दी हैं। जानते भी हो, अब तुम्हें शहर का बच्चा बच्चा पागल के नाम से पुकारता है। पागल? शहर का बच्चा बच्चा मुझे पागल के नाम से पुकारता है? पागल? हाँ बास, मैं पागल हूं। पागल, दीवाना, खिरद बाख्ता। लोग मुझे दीवाना कहते हैं। मालूम है क्यों? यहां तक कि वो मेरी तरफ सरतापा इस्तिफहाम बनकर देखने लगा, मगर मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो दोबारा गोया हुआ। इसलिए कि मैं उन्हें गरीबों के नंगे बच्चे दिखला दिखला कर ये पूछता हूं कि इस बढ़ती हुई गुर्बत का क्या इलाज हो सकता है। वो मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो मुझे पागल तसव्वुर करते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये मालूम हो कि जुल्मत के ज़माने में रोशनी की एक शुआ क्यों कर फराहम की जा सकती है, हजारों गरीब बच्चों का तारीक मुस्तकबिल क्यों कर मुनव्वर बनाया जा सकता है, वो मुझे पागल कहते हैं। वो जिनकी नब्ज़े हयात दूसरों के खून की मरहून मिन्नत है, वो जिनका फिरदौस गुरबा के जहन्नम के मुस्तआर ईंटों से उस्तुवार किया गया है, जिनके साजे इशरत के हर तार के साथ बेवाओं की आहें, यतीमों की उरियानी, लावारिस बच्चों की सदाए गिरियां लिपटी हुई है। कहीं मगर एक जमाना आने वाला है जब यही परवरदाए गुरबत अपने दिलों के मुश्तरका लहू में उंगलियां डुबो डुबो कर उन लोगों की पेशानियों पर अपनी लानतें लिखेंगे। वो वक्त नज़दीक है जब अर्जी जन्नत के दरवाजे हर शख्स के लिए वाह होंगे। मैं पूछता हूं कि अगर मैं आराम में हूं तो क्या वजह है कि तुम तकलीफ की जिंदगी बसर करो? क्या यही इंसानियत है कि मैं कारखाने का मालिक होते हुए हर शब एक नई रकासा का नाच देखता हूं, हर रोज क्लब में सैकड़ों रुपए क़िमारबाजी की नज़र कर देता हूं और अपनी निकम्मी से निकम्मी ख्वाहिश पर बेदरेग रुपया बहाकर अपना दिल खुश करता हूं, और मेरे मजदूरों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती? उनके बच्चे मिट्टी के खिलौने के लिए तरसते हैं। फिर लुत्फ ये है कि मैं मुहज्जब हूं, मेरी हर जगह इज्जत की जाती है, और वो लोग जिनका पसीना मेरे लिए गौहर तैयार करता है मजलिसी दायरे में हकारत की नज़र से देखे जाते हैं। मैं खुद उनसे नफरत करता हूं। तुम ही बताओ, क्या ये दोनों जालिम और मजलूम अपने फ़राइज़ से नाआशना नहीं है? मैं इन दोनों को उनके फ़राइज़ से आगाह करना चाहता हूं, मगर किस तरह करूं ये मुझे मालूम नहीं। सलीम ने इस कदर कहकर हाँपते हुए ठंडी चाय का एक घूंट भरा और मेरी तरफ देखे बगैर फिर बोलना शुरू कर दिया। मैं पागल नहीं हूं,
मुझे एक वकील समझो, बगैर किसी उम्मीद के, जो उस चीज की वकालत कर रहा है जो बिल्कुल गुम हो चुकी है। मैं एक दबी हुई आवाज हूं, इंसानियत एक मुंह है और मैं एक चीख। मैं अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मगर वो मेरे ख्यालात के बोझ तले दबी हुई है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर इसीलिए कुछ कह नहीं सकता कि मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं अपना पैगाम कहाँ से शुरू करूं, ये मुझे मालूम नहीं। मैं अपनी आवाज के बिखरे हुए टुकड़े फराहम करता हूं। ज़हनी अजियत के धुंधले गुबार में से चंद ख्यालात तमहीद के दौर पर पेश करने की सही करता हूं। अपने एहसासात की अमीक गहराइयों से चंद एहसास सतह पर लाता हूं कि दूसरे अजहान पर मुंतकिल कर सकूं, मगर मेरी आवाज के टुकड़े फिर मुंतशिर हो जाते हैं। ख्यालात फिर तारीकी में रूपोश हो जाते हैं, एहसासात फिर गोता लगा जाते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। जब मैं ये देखता हूं कि मेरे ख्यालात मुंतशिर होने के बाद फिर जमा हो रहे हैं, तो जहां कहीं मेरी कुव्वते गोयाई काम देती है, मैं शहर के रुआसा से मुखातिब होकर ये कहने लग जाता हूं, मरमरी महल्लात के मकीनों, तुम इस वसीए कायनात में सिर्फ सूरज की रोशनी देखते हो, मगर यकीन जानो इसके साए भी होते हैं। तुम मुझे सलीम के नाम से जानते हो, ये गलती है। मैं वो कपकपी हूं जो एक कुंवारी लड़की के जिस्म पर तारी होती है जब वो गुर्बत से तंग आकर पहली दफा ऐवाने गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने लगे। आओ हम सब कांपें। तुम हंसते हो मगर नहीं, तुम्हें मुझे जरूर सुनना होगा। मैं एक गोताखोर हूं। कुदरत ने मुझे तारीक समुंदर की गहराइयों में डुबो दिया कि मैं कुछ ढूंढ कर लाऊं। मैं एक बेबहा मोती लाया हूं, वो सच्चाई है। इस तलाश में मैंने गुर्बत देखी है, गरसनगी बर्दाश्त की है, लोगों की नफरत से दो चार हुआ हूं। जाड़े में गरीबों की रगों में खून को मुंजमिद होते देखा है, नौजवान लड़कियों को इशरत कदों की जीनत बढ़ाते देखा है, इसलिए कि वो मजबूर थीं। अब मैं यही कुछ तुम्हारे मुंह पर कै कर देना चाहता हूं कि तुम्हें तस्वीर जिंदगी का तारीक पहलू नजर आए। इंसानियत एक दिल है, हर शख्स के पहलू में एक ही किस्म का दिल मौजूद है। अगर तुम्हारे बूट गरीब मजदूरों के नंगे सीनों पर ठोकरें लगाते हैं, अगर तुम अपने शहवानी जज्बात की भड़कती हुई आग किसी हमसाया नादार लड़की की इस्मत दरी से ठंडी करते हो, अगर तुम्हारी गफलत से हजार यतीम बच्चे गहवाराए जहालत में पलकर जेलों को आबाद करते हैं, अगर तुम्हारा दिल काजल के मानिंद स्याह है, तो ये तुम्हारा कसूर नहीं। ऐवानी मुआशरत ही कुछ ऐसे ढप पर उस्तुवार किया गया है कि उसकी हर छत अपनी हमसाया छत को दाबे हुए है, हर ईंट दूसरी ईंट को। जानते हो मौजूदा निजाम के क्या मानी है? ये कि लोगों के सीनों को जेहालत कदा बनाए, इंसानी तलज्जुज की कश्ती हो और हवस की मौजों में बहा दे। जवान लड़कियों की इस्मत छीन कर उन्हें ऐवान तिजारत में खुले बंदों हुस्न फरोशी पर मजबूर कर दे। गरीबों का खून चूस कर उन्हें जली हुई राख के मानिंद कब्र की मिट्टी में यकसा कर दे। क्या इसी को तुम तहजीब का नाम देते हो? भयानक कस्साबी, तारीख शैतानियत। अगर तुम सिर्फ वो देख सको जिसका मैंने मुशाहिदा किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कब्रनुमा झोंपड़ों में जिंदगी के सांस पूरे कर रहे हैं। तुम्हारी नजरों के सामने ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मौत के मुंह में जी रहे हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो 12 साल की उम्र में इस्मत फरोशी शुरू करती हैं और 20 साल की उम्र में कब्र की सर्दी से लिपट जाती हैं। मगर तुम, हाँ तुम, जो अपने लिबास की तराश की मुतल्लिक घंटों गौर करते रहते हो, ये नहीं देखते, बल्कि उल्टा गरीबों से छीन कर उम्रा की दौलतों में इजाफा करते हो, मजदूर से लेकर काहिल के हवाले कर देते हो, डिग्री पहने इंसान का लिबास उतार कर हरीर पोश के सुपुर्द कर देते हो। तुम गुरबा के गैर मुख्ततिम मसाइब पर हंसते हो, मगर तुम्हें ये मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लागर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज वो बालाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त न करते हुए गिर पड़ेगा। यहां तक बोलकर सलीम खामोश हो गया और ठंडी चाय को आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। तकरीर के दौरान मैं सहनजदा आदमी की तरह चुप चुप बैठा उसके मुंह से निकलते हुए अल्फाज जो बारिश की तरह बरस रहे थे बगौर सुनता रहा। मैं सख्त हैरान था कि वो सलीम जो आज से कुछ अरसा पहले बिल्कुल खामोश हुआ करता था, इतनी तवील तकरीर क्यों कर जारी रख सका है। इसके अलावा ख्यालात किस कदर हक पर मबनी थे और आवाज में कितना असर था।
मैं अभी उसकी तकरीर के मुतल्लिक कुछ सोच ही रहा था कि वो फिर बोला, खानदान के खानदान शहर के ये नहंग निगल जाते हैं, अवाम के अखलाक कवानीन से मस्ख किए जाते हैं, लोगों के जख्म जुर्मानों से कुरेदे जाते हैं, टैक्सों के जरिए दामन गुर्बत कतरा जाता है। तबाहशुदा जहनियत जिहालत की तारीकी स्याह बना देती है। हर तरफ हालत नज़ा के सांस की लर्जा आवाज़ें, उरियानी, गुनाह और फरेब है। मगर दावा यह है कि आवाम अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इसके ये मानी नहीं है कि हमारी आंखों पर स्याह पट्टी बांधी जा रही है, हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा उतारा जा रहा है, हमारे जिस्म मसाइब के कूड़े से बेहिस बनाए जा रहे हैं, ताकि हम न देख सकें, न सुन सकें और न महसूस कर सकें। इंसान जिसे बुलंदियों पर परवाज करना था, क्या उसके बालों पर नोच कर उसे जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा? क्या उम्रा की नज़र फरेब इमारतें मजदूरों के गोश्त पोस्त से तैयार नहीं की जाती? क्या आवाम के मकतूबे हयात पर जराइम की मुहर सब्त नहीं की जाती? क्या मजलिसी बदन की रगों में बदी का खून मोजज़न नहीं है? क्या जमहूर की जिंदगी कशमकश पेहम, अनथक मेहनत और कुव्वत बर्दाश्त का मुरक्कब नहीं है? बताओ बताओ, बताते क्यों नहीं? दुरुस्त है, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। तो फिर इसका इलाज करना तुम्हारा फर्ज है। क्या तुम कोई तरीका नहीं बता सकते कि इस इंसानी तजलील को क्यों कर रोका जा सकता है? मगर तुम्हें मालूम नहीं, मुझे खुद मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर राजदाराना लहजे में यूं कहने लगा, अब्बास, आवाम सख्त तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जब कभी मैं किसी सोख्ता हाल इंसान के सीने से आह बुलंद होते देखता हूं तो मुझे अंदेशा होता है कि कहीं शहर न जल जाए। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम लाहौर वापस कब जा रहे हो? ये कहकर वो उठा और टोपी संभाल कर बाहर चलने लगा। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। कहाँ जाओगे अब? उसे यकलख्त कहीं जाने के लिए तैयार देखकर मैंने उसे फौरन ही कहा, मगर मैं अकेला जाना चाहता हूं, किसी बाग में जाऊंगा। मैं खामोश हो गया और वो होटल से निकलकर बाजार के हुजूम में गुम हो गया। इस गुफ्तगू के चौथे रोज मुझे लाहौर में इत्तला मिली कि सलीम ने मेरे जाने के बाद बाजारों में दीवानावार शोर बर्पा करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे पागल खाने में दाखिल कर दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी इनकलाब पसंद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।